आगे बढ़ते हैं और कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज बात करेंगे हम सरकारी माइनिंग कंपनी जीएमडीसी के मैनेजमेंट से और Q4 नतीजों समेत FY23 में उत्पादन लक्ष्य पर खास बातचीत पर करेंगे। हमसे हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर रूपवंत सिंह जी। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर पर एक खास रिसर्च भी लाएंगे शो में आगे, लेकिन सबसे पहले जीएमडीसी पर फोकस। कंपनी के बारे में आपको कुछ जानकारी दे दें। 1963 में इसकी शुरुआत हुई थी। गुजरात सरकार की ये कंपनी है। देश की दिग्गज माइनिंग कंपनी है। लिग्नाइट बॉक्साइट की माइनिंग करती है। कच्छ, दक्षिण गुजरात, भावनगर में 5 लिग्नाइट माइंस हैं और ये जो है सबसे बड़ी मर्चेंट सेलर भी है लिग्नाइट की भारत देश में। सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अगर मैं शुरुआत आपके Q4 नंबर से ही करूं, हमने देखा इस बार रिकॉर्ड जो है प्रोडक्शन रहा है आपका करीब 25 लाख मेट्रिक टन से ज़्यादा। मैं जानना चाह रहा हूं कि कौन से फैक्टर्स रहे इस रिकॉर्ड प्रोडक्शन के लिए और यहां से आगे क्या टारगेट्स आपने रखे हैं फिलहाल? प्रोडक्शन पिछले साल सौमित्र हम 6 मिलियन टन पे सीमेंट गए थे। इस बार जो मार्केट में तेजी और डिमांड थी उसको देख के, ध्यान में रख के हमने 8.5 मिलियन टन तक हम पहुंचे। आने वाले वर्ष का जो चालू है उसका हमारा वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक। हम 10 मिलियन टन तक पहुंचने की कोशिश और आयोजन लेके बैठे। ओके, तो जी जी प्लीज। ओके, तो आपके जो टारगेट्स हैं वो भी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रहे हैं। सिंह साहब, यहाँ पर अगर लिग्नाइट के प्राइसिंग की बात करें तो जो ट्रेंड हम देख रहे हैं, आपका पहले मैं समझना चाहता हूँ आपकी रीडिंग क्या है जो लिग्नाइट के प्राइसेस हैं उसके ट्रेंड की? लिग्नाइट के प्राइसिंग तो हम निर्धारित करते हैं, पर हम जो हमारा प्रिंसिपल कॉम्पिटिटर है इंपोर्टेड कोल, उसको ध्यान में लक्ष्य में लेके करते हैं। हम 3-4 पैरामीटर्स देखते हैं कि ग्लोबल प्राइसेस कहाँ हैं, इंडिया में कितने स्टॉक्स हैं, क्या इंपोर्ट हो रहा है, और उसको लक्ष्य में लेके हम अपनी प्राइस अपवर्ड रिवीजन करते हैं। अपवर्ड रिवीजन किया है, उसके कारण हमारे वॉल्यूम्स के साथ साथ हमारे रियलाइजेशन पर भी अदर फर्क पड़ा है, और जो आप रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं ये दोनों फैक्टर्स ने उसको कंट्रीब्यूट किया है। और इसके बावजूद भी सिंस सरकार ने हमें एक प्रिविलेज पोजीशन दी है स्टेट गवर्नमेंट में, तो हम एमएसएमई सेक्टर को जो अपना लिग्नाइट बेचते हैं, इतनी सारी प्राइस इंक्रीज के बावजूद भी हम उनको एक अच्छी मार्कडाउन पे हम उनको दे पाते हैं, और कंपनी की फिस्कल हेल्थ अच्छी रहे वो भी हम सुनिश्चित कर पाते हैं। करेक्ट। तो जो प्राइसिंग की आप बात कर रहे हैं उसके बाद मैं ये जानना चाह रहा था कि मेरा यहाँ से फॉलो अप क्वेश्चन ये होगा कि जो वॉल्यूम है उसमें किस तरह का बेनिफिट फिर आपको मिलता है, एडवांटेज किस तरह का है? प्राइसिंग आप डिसाइड कर पा रहे हैं, वॉल्यूम्स किस तरह से फिर आप बढ़ा पाते हैं? दो चीजें हैं ये हमारी प्राइसिंग, एक तो डिफरेंशियल है और दूसरी डायनामिक है। हर 15 दिन हम जब कोटा रिलीज करते हैं तब हम प्राइसिंग पे कॉल लेते हैं। ऊपर से हम डिफरेंशियल प्राइसिंग करते हैं। जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं, जनरली जो टेक्सटाइल वाला सेक्टर है और जो हमारा सिरेमिक सेक्टर है, ज्यादा अलॉट करते हैं, उसके लिए हम थोड़ा प्रीमियम भी चार्ज करते हैं, जो कि मार्केट बहुत अच्छे तरीके से जिसको एब्जॉर्ब करती है। तो ये हमारी दो स्ट्रैटेजीज हैं, और हम इन कस्टमर्स मर्चेंट सेलिंग के बावजूद भी हम अपने पावर प्रोजेक्ट और स्टेट यूटिलिटीज को पावर प्रोजेक्ट में भी सप्लाई करते हैं। जहां पे अभी थोड़ी तंगी थी तो हमने उनको भी रियश्योर किया है, वहां भी सप्लाई अच्छी रहेगी, और मार्केट में प्रोडक्शन रैंप अप करके हम इसको आगे बढ़ा पाएंगे। हमारे 6 नए प्रोजेक्ट हैं जो थोड़ा लैंग्वेज कर रहे थे। ये हमारे आने वाले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में हमारा टारगेट रहेगा कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पे वो एक प्रोजेक्ट कार्यान्वित हो और प्रोडक्शन बढ़े। बिल्कुल। सिंह साहब, हमने देखा कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस बार जो मार्जिन्स हैं वो एक्सपैंड हुए हैं आपके। अब सवाल ये है कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, डायनामिक प्राइसिंग की बात हम कर रहे हैं, इन्फ्लेशन का प्रेशर अपनी जगह पर बना ही हुआ है, क्योंकि उससे तो जाहिर तौर पर आपकी कंपनी भी अछूती नहीं होगी। यहाँ से आगे जाते हुए मार्जिन पिक्चर कैसी दिखाई देती है आपको? मार्जिन पिक्चर जैसी क्वार्टर 4 में रही है, इसके कंटिन्यूशन के और इसके आसार अच्छे हैं। इन्फ्लेशन में हमारे जो माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो हम काम कराते हैं, वो डायनेमिक हैं और वेल थॉट आउट है। तो जब भी जो वर्क कंपोनेंट है हमारा और जो फ्यूल कंपोनेंट है, ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट का बड़ा हिस्सा है। इसके अंदर बड़ा स्मार्ट सिस्टम है और फास्ट, सो दैट
जब भी रैंप अप करना हो, हम इसको रैंप अप कर पाते हैं और हमारा जो पार्टनर है, हमारा कॉन्ट्रैक्टर, वो भी इसमें ग्रो करता है, हमारे कस्टमर्स भी ग्रो करते हैं। करेक्ट। जो जो मिनरल्स आप लोग माइन करते हैं, बॉक्साइट, उसमें सिलिका, ये सब जो है, कई और तरह के मिनरल्स भी हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ किस तरह की नई अपॉर्चुनिटीज़ आप देख रहे हैं, ये जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं, इनकी माइनिंग में आने वाले समय में। आने वाले 1 साल में हमारी जो 3 डिविजन्स थी जो इग्नोर हो गई थी सिंस प्राइमरीली लिग्नाइट सेंट्रिक बन गया था, उनमें आपको एक्टिविटी दिखेगी। सबसे पहले है बॉक्साइट, फिर उसके साथ है सिलिका सैंड और तीसरा है फ्लोरोस्पार। हमारे पास इसके एसेट्स हैं और ये अच्छी कीमत पे हम इसको बेचेंगे और हमारी जो किटी है, उसके अंदर रेवेन्यू में इसका वॉल्यूम बढ़ेगा 1 साल के अंदर। और इसी के साथ-साथ आने वाले 1 या डेढ़ साल के अंदर जो हमारे बड़े आयोजन हैं, जिसमें हमारा एक मैंगनीज प्रोजेक्ट है, जो हम भारत सरकार की एक एकम के साथ पार्टनरशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। और दूसरा हमारे लाइमस्टोन रिजर्व्स हैं, जो कि इमेंस है, 2000 मिलियन टन प्रकार का रिजर्व है। उसको हम ऑप्टिमली प्राइवेट पार्टनर्स के साथ डेवलप करना चाहेंगे। पर ये थोड़ा मीडियम टर्म का आयोजन है, पर उसका जो पाया है, वो इस फाइनेंशियल ईयर में रखा जाएगा। यही सारी स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाने के लिए हमने बीसीजी प्रकार की उत्तम प्रकार की कंसल्टेंसी एजेंसी को हमने अपना स्ट्रेटेजिक एडवाइजर रखा। हमारा मुनाफा बढ़ने में एक जो मार्जिन की आप बात कर रहे हैं, हमने अपने लॉसेस भी कट किए हैं। हमारे काफी सारे प्रोजेक्ट्स लैंग्वेज कर रहे थे और नुकसान करते थे, वो हमने नुकसान घटाया है। सबसे पहले जो हमारा पावर प्रोजेक्ट है, जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी का जो भी गेन होता था उसको ऑफसेट कर देता था पावर डिवीजन में, हमने क्वार्टर 4 में वहां से जीरो कैश बर्न किया है। तो इसको हम सिद्धि मानते हैं। आने वाले साल में एटी करनी को हमने अपॉइंट किया है उसको टर्न अराउंड के लिए। उसके स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस आने वाले समय में बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे और उसके ऊपर बोल्ड डिसीजंस लिए जाएंगे। सिंह साहब, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंकरेजिंग पॉइंट्स आपने शेयर किए हैं दर्शकों के साथ, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए एक और अहम पैरामीटर होता है और वो होता है कैश फ्लो। FY22 में के मुकाबले में जो हम देख रहे हैं, वो कैश फ्लो नेगेटिव हो गया है 200 करोड़ के आसपास, जबकि FY21 में ये 140 करोड़ के आसपास था पॉजिटिव में। ये जो गिरावट आई है, इसके पीछे क्या बड़ी वजह रही? मेरे थोड़ा मिस हो गया, क्या रिपीट कर पाएंगे प्लीज? देयर वाज अ डिस्टर्बेंस। जी, मैं जानना चाह रहा था कि इन्वेस्टर्स के लिहाज से कैश फ्लो जो है वो एक बड़ा पैरामीटर होता है कंपनी को देखने के लिए। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस की बात मैं कर रहा हूं। तो FY22 में जो है आपका कैश फ्लो वो नेगेटिव हो गया है 200 करोड़ के आसपास, जबकि FY21 में वो करीब 150 करोड़ के आसपास था पॉजिटिव में। ये जो डाउनफॉल आया, जो गिरावट आई है, इसके पीछे क्या वजह रही? मैं इसको अलग तरीके से आपको रिप्लाई करता हूं सो जी। दैट आई एम एबल टू रीअश्योर द इन्वेस्टर्स। हमारे जो कैश बैलेंसेस थे, साल जब शुरू हुआ वो 1200 करोड़ पे थे। आज वो 1700-1800 करोड़ टच कर रहे हैं। यही कैश बैलेंस, डेट फ्री कंपनी है, रिजर्व्स बढ़ रहे हैं और ये रिजर्व्स हम ये आने वाले प्रोजेक्ट्स में डालने वाले हैं। तो कैश फ्लो, यस, आप कंसर्न ना हो, वी आर ऑन अ ग्रोथ ट्रैजेक्टरी। इस 6-8 महीने में हमने आने वाले वर्षों का इन द शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में ये कंपनी कैसे दिखेगी, उसका हमने आयोजन किया है। हमने बेहतर कंसल्टेंट्स, बेहतर सुझावकार साथ पे लिए हैं। तो इन्वेस्टर्स को मैं रीअश्योर करता हूँ, ये एक ग्रोथ स्टोरी है। बिल्कुल, तो ये एक ग्रोथ स्टोरी है। बहुत अच्छा आपने क्लैरिफिकेशन दिया यहाँ पर सिंह साहब। मैं बात करना चाहूँगा आपके थर्मल पावर प्रोजेक्ट के बारे में। अब आपका यहाँ पर किस तरह का प्लान है? ये खबरें थी कि आप जो 2 थर्मल पावर प्लांट हैं उनकी कैपेसिटी आप बढ़ाना चाहते हैं, वहाँ पर अगर कोई अपडेट दे सकें आप? कैपेसिटी हम नहीं बढ़ाएंगे। हमारे थर्मल पावर प्लांट्स, हमारे एसेट्स पे एक ड्रेन है। तो वो ड्रेन, हमने पहला काम किया कि वो ड्रेन हम रोकेंगे। तो क्वार्टर 4 में जो हमारा थर्मल पावर प्लांट है, उसके 2 टरबाइन्स हैं, वहां से अभी हमें लॉस नहीं हो रहा है। उसको आगे डेवलप करने के लिए सो दैट वो 75 PLF के भी ऊपर जाए और कंपनी को एक सस्टेन्ड रेवेन्यू मिले, जो कि मार्केट फ्लक्चुएशन से उसको प्रोटेक्ट कर सके, वो हमारा आयोजन है। हमने इसके लिए
एटी कर्नी नाम की कंसल्टिंग एजेंसी है जो एनर्जी सेक्टर में और थर्मल पावर में बेस्ट है, दुनिया में उनका नाम है। उनको हमने ऑन बोर्ड किया है। उनका फर्स्ट फेज का स्टडी है 2 महीने में स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस डेवलप करना। वो पूरा हो गया है। स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस में डीप डाउन चल रहा है और हम उनमें से एक स्ट्रेटेजिक ऑप्शन को लेके आगे बढ़ने वाले हैं। एंड वी हैव ऑप्टिमिस्टिक प्लान्स। करेक्ट। एक आखिरी सवाल और पूछना चाहूँगा सर आपसे, और वो ये कि थर्मल पावर के बारे में आपने बताया, उसमें जो है किस तरह के डेवलपमेंट्स होने की उम्मीद है। इसके अलावा आपके विंड पावर प्लांट्स भी हैं करीब 200 मेगावाट की कैपेसिटी के लिए को लेकर। अब मेरा जो सवाल है, जीएमडीसी एज ए कंपनी, यहाँ से जो अब विजन है, यहाँ से जो फोकस है, वो कहाँ पर ज़्यादा है, थर्मल पर, रिन्यूएबल पर? देखिए जी, लिग्नाइट कोल में डील करने वाली कंपनी है, तो हमें अपना ग्रीन फुटप्रिंट बढ़ाना है और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम करना है। उस चीज को लेके हम बहुत कॉन्शियस हैं। इसी लक्ष्य को मद्देनजर रख के 205 मेगावाट की हमने ग्रीन एनर्जी डेवलप की थी और वो हमें एक सस्टेनेबल और अच्छा रिटर्न दे रही है। अभी जो हमारे कैश फ्लोज हैं, हम उनका ऑल्टरनेटिव्स देख के उनको डेवलप करेंगे। एट द मोमेंट ग्रीन एनर्जी में उस टाइप के रिटर्न्स नहीं है जो हमारे नॉन लिग्नाइट मेटल प्रोजेक्ट्स में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं जो रिटर्न्स वहां मिलेंगे, तो हम ग्रेटर रिटर्न वाली स्टोरी में जाने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब, समय निकालकर आज ईटी नाउ स्वदेश से बात करने के लिए। जीएमडीसी के टॉप मैनेजमेंट रूपन सिंह जी यहाँ पर बताते हुए किस तरह कंपनी के नतीजे रहे, उनका एनालिसिस उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, कैश फ्लो की स्थिति अच्छे से समझाई और आगे किस तरह जो है अपना कार्बन फुटप्रिंट, ग्रीन फुटप्रिंट बेटर करने की कोशिश है, कंपनी के क्या प्लान्स हैं, वो सब एक्सप्लेन